कि अमेरिका को जितना बड़ा नुकसान हुआ है ये काम सरकार का नहीं है। ये मोदी जी की बात मान लें तो मैं समझता हूँ विश्व का कल्याण है। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध लगातार 26वें दिन भी जारी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ये दावे कर रहे हैं कि ईरान के साथ सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव बातचीत जारी है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयां कर रही है। और इसी पर बातचीत करेंगे आज। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिसिस्ट नवीन जिंदल सर मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ में। सर, ये सबसे बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है कि ये जो ईरान क्राइसिस है ये किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए 26वें दिन लगभग में आप पहुंच गया युद्ध, और अभी कितने दिन चलेगा इसका कोई किसी को अनुमान नहीं है। हालांकि शुरुआती ऐसा लगता था कि अमेरिका ने सोचा था कि 4-5 दिन के अंदर वो ईरान पे पूरी तरह से कब्जा कर लेगा, लेकिन उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था। शायद उसका जो अनुमान है वो गलत साबित हुआ। बिल्कुल। और उसका खामियाजा ये हुआ कि अमेरिका को जितना बड़ा नुकसान हुआ है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान बाकी पूरे विश्व को भी हुआ है। पूरा विश्व उससे प्रभावित हुआ है जी। अमेरिका, इजराइल, ईरान के साथ साथ जो खाड़ी देश हैं सभी, कतर, यूएई, इराक, फिलिस्तीन, सब यूएई, सब में नुकसान हुआ है और भारी नुकसान हुआ है। और खाड़ी देशों से पूरे विश्व में लगभग 60% ऑयल जो है वो सप्लाई किया जाता है, वहीं से सप्लाई होता है। उसका सब पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन इस युद्ध के कारण, ना समझे के कारण आज वैश्विक संकट खड़ा है। और वैश्विक संकट केवल तेल का नहीं है, वहाँ पे लोगों की जानों का भी है। महामारी फैल गई है वहाँ, इतना बारूद वहाँ पे इस समय गिरा है इन देशों में। इवन अब अमेरिका में भी जिस प्रकार से रिफाइनरी पर हमले हो रहे हैं, या ईरान में, इराक में, इजराइल में, ये दूसरी जगह, वो जो जल रही हैं उससे निकलने वाला धुआं, उससे निकलने वाली समस्याएं जो पैदा हो रही हैं, जो पॉल्यूशन पूरे क्षेत्रों में फैल रहा है, उससे नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होने वाली है। आने वाला समय बहुत संकट का समय है। बिल्कुल। और कई दशक लग जाएंगे इसको ठीक होने में। इस अहंक की लड़ाई में, अहंकार की लड़ाई में जो निर्दोष हैं वो लोग मारे जा रहे हैं। जीवन यापन करने के लिए लोगों के लिए संकट है। मैं तो कहता हूँ फिर भी हम लोगों ने बड़े भाग्यशाली हैं जो भारत जैसे देश में जन्म लिया है। और भारत इतना भाग्यशाली है कि उसके आज के समय में एक ऐसा सशक्त प्रधानमंत्री उसको मिला हुआ है जो कम से कम 4.25 करोड़ जो अपने बाहर देशों में लोग काम कर रहे हैं, हिंदुस्तानी लोग बाहर हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता करता है। लाखों लोगों को वो रेस्क्यू करके भारत ले आए इस युद्ध के बीच में, जिस समय हार्मुज से कोई एक जहाज़ नहीं निकल सकता, जगह जगह माइंस लगी हुई हैं, समुद्र में बाहर नहीं हो सकता। ऐसे में भारत के लिए एलपीजी गैस और ईंधन लेकर के बड़े बड़े शिप आ रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, आसान नहीं है। मतलब कोई हम लोगों ने पुराने समय में अच्छे ही पुण्य किए होंगे जो भारत जैसी धरती पर हम लोगों ने पैदा हुए, वरना देखिए ना वहाँ तो सब भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बने हुए। सर, अभी तक तो इस युद्ध का कोई नुकसान या इतना कोई इम्पैक्ट इस समय भारत पर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ये युद्ध लंबा खींचा तो भारत को क्या क्या नुकसान होने की संभावना हो सकती है? नहीं, देखिए युद्ध तो लंबा खींच ही रहा है। भारत को तो नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन वो ऐसा नुकसान नहीं है जो सीधा तौर पे हुआ हो। भारत की इकोनॉमी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही थी, ये पूरे विश्व में सभी देशों की इकोनॉमी बढ़ने की जगह घटने की तरफ चली गई, रुक गई है। हाँ। भारत को उनके अनुपात में नुकसान नहीं हुआ। हाँ। और पूरे विश्व में भारतीय ही सबसे किसी भी कंपनी का सीईओ लगा लो आप जी, कंपनी में बड़े लोग लगा लो जो उच्च पदासीन है, वो आपको 80 से 90% भारतीय ही मिलेंगे। तो इसका नुकसान तो होगा ना, बाहर जाएंगे तो इसमें लोगों की बड़े आप आज लगाइए जो खाड़ी देशों के अंदर भारत के बहुत से बड़े व्यापारियों ने इन्वेस्ट किया था ऑयल की रिफाइनरी लगाने में, या फिर एलपीजी की रिफाइनरी लगाने में, या और दूसरे बिजनेसों में, वो लोग वहाँ से धीरे धीरे निकलने लगे। तो उसका भी नुकसान है, अपने देश का भी नुकसान है। तो जो भारत बाहर बहुत कुछ निर्यात करता था, एक्सपोर्ट करता था, तो वो एक्सपोर्ट रुक गया। उसके रुकने से भारत में जो इकॉनमी आनी थी उसका भी एक नुकसान है। लेकिन उसके बावजूद भारत के लोगों के ऊपर वैसा क्राइसिस नहीं है जैसा दूसरे देशों पे है। आज आप देखेंगे करीब 112 देश, मैं कल देख रहा था, 112 देश ऐसे हैं जो इस युद्ध से प्रभावित सीधे तौर पर हुए हैं।
जी। और उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ पर कई जगह 4 दिन का वर्क शुरू कर दिया है, वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम होम कंपलसरी कर दिया। जी। पाकिस्तान या बहुत सारी जगह तो ऐसा किया कि स्कूल से बच्चों को बस से लाना ही बंद कर दिया, घर बैठ करके ऑनलाइन ऑनलाइन स्कूलिंग करेंगे। अच्छा, ऑनलाइन स्कूलिंग करेंगे तो आपके पास इंटरनेट नहीं है क्योंकि बिजली नहीं है। अब बिजली नहीं है तो आप इंटरनेट नहीं चला सकते हैं, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन भी कैसे लेंगे। तो वो ऐसा क्राइसिस भारत पर नहीं है, लेकिन फिर भी भारत के लोगों को संयम बरतने की आवश्यकता है। कुछ लोग इस अवसर में पैनिक पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा लगातार इतना पैनिक पैदा कर रहे हैं कि लोग घरों के अंदर एलपीजी का स्टोरेज करने लग गए हैं, ईंधन ला करके, तेल डीजल ला करके स्टोर करने लग गए हैं। तो वो सब नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको ईंधन के ऊपर निर्भरता को थोड़ा सा बचाने की आवश्यकता है, बेवजह खर्च नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने अभी जिक्र करा कि ईंधन को बचाने की आवश्यकता है, बेवजह उसे स्टोर करने की जगह या पैनिक करने की जगह। इसी पर मेरा अगला सवाल है आपसे कि अभी तक तो किल्लत नहीं है, और अगर किल्लत फेस करनी पड़ी तो सरकार ने अभी और क्या तैयारी कर ली है कि किल्लत के समय सरकार की ये रेस्क्यू पॉइंट्स रहेंगे? देखिए, किल्लत ऐसा तो नहीं कह सकते हम कि किल्लत बिल्कुल नहीं है, किल्लत तो है। लेकिन क्या है, मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। हमारे पास पहले 10 करोड़ एलपीजी के उपभोक्ता थे। आज मैक्सिमम घरों के अंदर पीएनजी के कनेक्शन है डायरेक्ट, उसका उत्पादन भारत करता है। सीएनजी का उत्पादन भारत करता है। इलेक्ट्रिसिटी में भारत पहले से ज़्यादा अपनी निर्भरता बनाई है। पहले की तरह इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस नहीं है, बल्कि हमारा उत्पादन बहुत अधिक बड़ा है। तो हम इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जा रहे हैं, हम सीएनजी की तरफ जाएंगे, हम जो है घरों में पीएनजी का उपयोग करेंगे कनेक्शन का, घर में एलपीजी का स्टोरेज नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ क्राइसिस पर कुछ प्रेशर कम होगा। जी। ये बात सही है कि बहुत सारे हमारे जो बड़े होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, या बड़ी शादियाँ होती हैं, उसके अंदर बड़ा खर्चा होता है। बिल्कुल। हमारे एक फंक्शन करने चले जाइए तो 40 से 100 200 सिलेंडर लगते हैं, तो वो भी बड़े वाले कमर्शियल वाले। तो ऐसे में थोड़ा हम उस पर सब अपने आप को समझदार बनाएं, अपना पैसा बचाएं, खर्चा कम करें, बुरे वक्त में काम आएगा। बिल्कुल। तो पैसे बचा लेना चाहिए। कम लोगों को बुलाइए, फिर कभी समय ठीक होगा तब बुलाइए, तब शादी के बाद वो फंक्शन कर लीजिए, उसमें बुला लीजिएगा। ये हमको कुछ ना कुछ मेजर स्टेप आदमी को स्वयं लेने पड़ेंगे। अब इसके लिए वो कुछ लोग सोचते हैं कि सरकार कहे, ये काम सरकार का नहीं है, ये काम हम लोगों का भी है। जी, ये जागरूकता। आप देखिए, कोरोना काल के अंदर हमने किस प्रकार से लोगों को बचाया है, और अपने देश के नागरिकों को नहीं बचाया, विश्व को बचाया। विश्व में 3-3 वैक्सीन बना करके भारत ने भेजी हैं, लोगों तक गई हैं। तो आप समझिए कि भारत में जो इस समय की वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार, वो दूरदर्शिता वाली है, वो आगे की योजनाएं बना करके चल रही है। हम ईंधन में इथेनॉल पर 20% अपना पैदावार करने लगे। इथेनॉल किसी ने सोचा था कि हम लेकर के आएंगे? हमने इलेक्ट्रिक वाहन कितने अधिक बढ़ाए हैं लगातार। हर जगह स्टेशन खोलने की जरूरत है ताकि वो चार्जिंग पॉइंट उसमें लगाया जा सके। रिन्यूएबल एनर्जी के जिस प्रकार से प्लांट लगे, अभी मैं गया था धुलेरा के अंदर, वहाँ रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट ऑलमोस्ट तैयार है। तो अगर ऐसी कुछ और प्लांट्स रिन्यूएबल एनर्जी के लगातार बढ़ जाए तो फर्क पड़ेगा। आजकल किसान भी अपने खेतों के अंदर जो है सोलर प्लांट लगा रहा है। लोग अपने अपने घरों के अंदर सोलर प्लांट लगा के सरकार को बिजली बेच रहे हैं और खुद भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे, निश्चित तौर पर हम सबका फ़ायदा होगा। इसी पर मैं आपसे बात करने जा रही थी, और आप हमारे दर्शकों को भी बताएं, जो आपने सीएनजी, पीएनजी, इथेनॉल और रिन्यूएबल एनर्जी का जिक्र किया, क्या जैसा कि आपने मेंशन भी किया कि सरकार जो है वो दूर की सोचती है, पहले ही ये प्रिकॉशंस और ये भाप लेती है कि क्या भविष्य हो सकता है और भविष्य की तैयारियां कैसे अभी से ही की जाए ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। तो अभी मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इथेनॉल, रिन्यूएबल एनर्जी और पीएनजी को लेकर, सीएनजी को लेकर किस तरीके से सरकार ने काम किया है ताकि अभी इस समय क्राइसिस के समय में भी ये जो सरकार की पहले की रणनीति रही, मोदी सरकार की जो रणनीति रही, वो किस तरीके से देश के नागरिकों को काम आ रही है। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि पिछले केवल 10-11 वर्षों में हमने 10-11 वर्ष पहले कभी सुना ही नहीं था कि इथेनॉल के अंदर भी गाड़ियाँ चलेंगी। आज चल रही हैं। 20% भारत की जो डिमांड है उसका 20% इथेनॉल भारत प्रोड्यूस करने लगा है। हमने 70 वर्ष में खींच तान करके हम 3 गीगा मेगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी पर पहुंचे थे, 3, अब 140 पे आ गए।
चाइना इतने अधिक वर्षों से कर रहा है, आज वो 1000 गीगा मेगावाट के आसपास है, लेकिन वो कितने सारे वर्षों से करता आ रहा है। उसने तो वो तो 50-70 साल से कर रहा है। हाँ। हमने अभी कोशिश करी है, हम 140 तक पहुँचे, इसको और बढ़ाएंगे, बिल्कुल। लेकिन हम इसको बचाने की भी आवश्यकता है, इसको बचाना भी चाहिए हम लोगों को। इसी से जुड़ा मेरा आखिरी आपसे सवाल रहेगा, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप भी फ़ोन कर रहे हैं, या ईरान के राष्ट्रपति भी जो हैं वो लगातार संपर्क में हैं, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से लगातार संपर्क किया जा रहा है, ईरान की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से ही। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये बयान दिया था कि 5 दिन के लिए फ़िलहाल एक ब्रेक है, एक पॉज है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो भारत के प्रधानमंत्री से फ़ोन पर बातचीत करते हैं, खुद फ़ोन करते हैं। और वहीं जो उनके राजदूत हैं सर्जियो गौर, वो ये बयान देते हैं कि जो भारत की जो नीति है और भारत के जो सुझाव है वो अमेरिका के लिए बहुत मायने रखते हैं। तो ये भारत की जो कूटनीति है और जो भारत की इस समय जो स्थिति है वो इसको कितना मजबूत दिखाते हैं, और साथ ही जो विश्वसनीयता देशों की, दूसरे देशों की जो भारत पर बड़ी है, ये उसकी कितनी बड़ी जीत है। देखिए, ट्रंप को किसी से पूछ के युद्ध तो करता नहीं है। उसने ईरान के ऊपर हमला किया, किसी से बातचीत नहीं करी। ईरान किसी से सलाह लेकर के उस पर रिप्लाई नहीं, उसका रिबटल नहीं कर रहा है। ट्रंप की विश्वसनीयता और ट्रंप की बातों पर आज विश्व में कोई भी देश विश्वास नहीं करता है। उन्होंने उनका एक बयान, जिसके कारण 840 करोड़ रुपए का कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया ऑयल के अंदर, कि हम 24 घंटे में ईरान के ऊपर ये कर देंगे, अटैक कर देंगे, और उसके बाद 5 दिन के लिए फिर टाल दिया उसी में, और उससे पहले उनके लोगों ने उसको खरीदारी कर ली। तो ये सब क्या है? तो ट्रंप पर कोई अधिक विश्वसनीय व्यक्ति मैं ट्रंप को नहीं मानता हूँ। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की बात को पूरा विश्व गंभीरता से लेता है, ये बात मैं सत्यता मानता हूँ। और उसका कारण है, भारत ने विश्व के कल्याण की बात करी है। मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे को ये फ़ायदा हो जाए, या व्यक्तिगत तौर पर मुझे फ़ायदा हो, या मेरी पार्टी को फ़ायदा हो, या मेरे कुछ लोगों को फ़ायदा हो। ऐसा कभी आज तक नहीं किया उन्होंने। देश के हित में हर व्यक्ति सोचता है, जो राष्ट्रभक्त है उन्होंने भी सोचा, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जब भी कभी कोई वैश्विक संकट आया तो मोदी जी ने विश्व के कल्याण की बात करी, सबको शांति की बात करी। ईरान हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, या फिर कोई दूसरे खाड़ी देश हो, यूएई हो, कतर हो, जितने खाड़ी देश, सबसे प्रधानमंत्री ने इस युद्ध में शांति का रास्ता अपनाने का एक सुगम तरीका उनसे चर्चा में बताया है। अपनाना उन लोगों को है। भारत तो युद्ध लड़ नहीं रहा है। हाँ। और भारत इस युद्ध का किसी प्रकार से कहीं हिस्सा भी नहीं है, किसी में भी। भारत प्रभावित है, भारत जैसे 112 देश और भी प्रभावित हैं, लेकिन फिर भी भारत चाहता है कि शांति हो, ताकि विश्व का कल्याण, लोगों की जानें बच सकें। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। इसके बाद आने वाली महामारी से लाखों लोग प्रभावित होंगे, लाखों लोग मारे जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। वर्षों लग जाएंगे उन देशों को अपने पैरों पर दोबारा से खड़े होने में। कुछ देश हो सकता है कि जल्दी से खड़े हो जाए, लेकिन फिर भी वर्षों लग जाएंगे। तो ऐसे में अगर वो मुझे समझते हैं, सब मेरा ऐसा मानना है, अगर विश्व के जो ये मठाधीश 4-5 देश हैं, ये मोदी जी की बात मान लें, तो मैं समझता हूँ विश्व का कल्याण है। इस देश के अंदर पूरे विश्व में शांति का रास्ता सुगम हो, पृथक हो, लोग जो हैं आपस में लड़ के युद्ध से मरे ना। हाँ। लोगों के व्यापार नष्ट हो गए, काम धंधे नहीं बचे हैं, विश्व का ईंधन खत्म हो रहा है। वो किसी व्यक्ति का नहीं है, पूरे विश्व का है, वो खत्म हो रहा है अहंकार की लड़ाई में। क्या, किस बात की अहंकार की लड़ाई? नहीं, मैं ही सर्वोपरि हूँ, जो मैं कहूँगा वैसे ही होगा। किसी भी देश को उठा करके, राष्ट्राध्यक्ष को उठा करके रात को उठा के ले जाओ, क्योंकि तेल पे गजब करना है, ये सब नहीं चल सकता। देश, छोटे मोटे देशों को इस प्रकार से डराने का, धमकाने का जो नीति है, वो गलत है, बिल्कुल गलत, वो नहीं होनी चाहिए। और विश्व को अगर कल्याण की बात करनी है, तो मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जी की सलाह या फिर मोदी जी को सेंट्रिक बीच में रख करके समझौते का रास्ता निकाल लेना चाहिए।